Despite this uncertainty, the Indian economy is growing at pace. The Indian economy is growing at pace. The perfect world defines it is resilient. सबसे बड़ा है कि इंडिया fastest growing large economy in the world है. More and more number of people are coming to invest. कोई जादू की छड़ी नहीं है. कोई भी इन्वेस्टर ये समय देने को तैयार नहीं है. पैसा नहीं बनेगा. ये कंपाउंडिंग करिए, लॉन्ग टर्म रहिए. बहुत पेनफुल होता है समय. What is the one advice for the investor like this? Money is available whenever you want. Click of a button. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. हेलो इन्वेस्टर्स, जब हम बात करते हैं विश्वास और भरोसे की तो आज के हमारे एक्सपर्ट का नाम सबसे ऊपर आता है. सर हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, डायरेक्टर एंड को हेड ऑफ सेल्स एट फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन. प्लीज वेलकम द एक्सपर्ट मिस्टर मोहित शर्मा. वेलकम सर. Thank you, Ritesh. Thank you for having me here on your show. Sir, I want to start this conversation with a very buzz topic, that is tariffs. US has imposed more than 50% tariffs on India. लेकिन despite this uncertainty, the Indian economy is growing at a pace. So आपके हिसाब से कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को इतना रेजिलिएंट बनाते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी को मद्देनजर रखते हुए? Thank you, Ritesh. बहुत अच्छा क्वेश्चन है to lay the foundation of this podcast. Because Indian economy इतने upheaval में वर्ल्ड ओवर में जो वर्ड आपने चूज किया है, the perfect word defines it is resilient. बहुत सारे रीजंस दिए जा सकते हैं. मैं जो मेन 3 या 4 रीजंस मेरे दिमाग में आते हैं अपने ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहूँगा. सबसे बड़ा है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है. पॉइंट नंबर 1. और बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल आप देखें, जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट जो आ चुके हैं उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 7.8% एक पहले क्वार्टर में. सेकंड जो है सबसे बड़ा रीजन जो है कि हम लोग एक्सपोर्ट डोमिनेटेड इकोनॉमी नहीं है. ये समझना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए. तो हमारे जीडीपी का मात्र 12.5% जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपोर्ट से आता है. यानी कि मैं, आप, हमारे इन्वेस्टर्स डोमेस्टिकली जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा डिपेंडेंस जीडीपी ग्रोथ का उस प्रोडक्शन पे है, रादर देन मेनी कंट्रीज जहाँ पे ये जीडीपी जो रेशियो है या जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 70-80%. एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो इज मोर देन 100% ऑफ मेनी इकोनॉमीज. आई एम नॉट नेमिंग जो एक्सपोर्ट. वहाँ पे जब ग्लोबल अपहीवल होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. दिस सेकंड बिगेस्ट पॉइंट. थर्ड, अगेन बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो S&P 500 कंपनीज को आप ले लीजिए. ठीक है, S&P 500 कंपनी की जो अर्निंग्स है, 80% अर्निंग जो है ना इस इंडेक्स की जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ड्रिवन है. कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. सो आई थिंक दीज आर प्रोमिनेंट 2 or 3 रीजंस. बिल्कुल रिलेवेंट. आप टैरिफ ने आपने टैरिफ का नाम लिया आपने, तो आप इंडिया और चाइना का एग्जांपल आप देख लें. इफ आई मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, जो सरप्लस है चाइना का यूएस से, आई थिंक इज अपवर्ड्स ऑफ $300 बिलियन. हमारा शायद वही नंबर जो है 36 या $40 बिलियन, 46 बिलियन डॉलर है, राइट? सो कोई कंपैरिजन नहीं है. आई थिंक ऑल दीज रीजंस पुट टुगेदर आप बोलें, एंड ऑफ कोर्स वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन, इकोनॉमी के बहुत सारे हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, दैट वी कंटिन्यू टू रिमेन वेरी रेजिलिएंट. So definitely, as you rightly mentioned, the domestic consumption of our country and the low dependency on the export. इसी जो 2 चीजें हैं, इन्होंने एक फाउंडेशन जो है वो सेट कर दिया है फॉर अ कंट्री लाइक अस टू ग्रो. सर, अगर मैं थोड़ा मूव फॉरवर्ड करूं, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ, सो इंडिया में जो हम इंडियंस हैं वो काफी विश्वास दिखा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ. सो like more and more number of people are coming to invest. The number of the AUM has grown around 75,100 crores. So when I joined the business, there were only 38 or 39 AMCs. But आज की बात करें तो there are 48 AMCs currently in the industry. So going back towards the Indian household, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर पहले assured returns की तरफ ध्यान देते थे, आज वो मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट्स को देखने लगे हैं. So कैसे आप इस इंडस्ट्री को, या कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टर टू ग्रो योर वेल्थ? सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट थिंग? ओके, सो आई थिंक मिक्स ऑफ 2 क्वेश्चंस इन वन क्वेश्चन जो है. पहला आपने पूछा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में, एंड सेकंड म्यूचुअल फंड एज अ टूल. तो लेट मी आंसर वन बाय वन. तो 75 लाख करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है रितेश एज वी स्पीक ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया. एब्सोल्यूट टर्म में आप देखें अगर, तो ये नंबर डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर है. 75 लाख करोड़. हमारे ऑडियंस खुद समझ सकते हैं कि
कितने जीरो लगेंगे और कैसे लिखेंगे आप, लिखना मुश्किल है। लेकिन हर चीज़ को आप रिलेटिव तरीके से आप देखें तब आपका सही अब से एक पैमाना होता है उसको मेजर करने का। हम अभी टोटल बैंक डिपॉजिट्स के 1/3 हैं, 1/3 हैं हम बैंक डिपॉजिट के। यही नंबर आप यूएस का अगर आप देखेंगे तो यूएस में म्यूचुअल फंड 200 टाइम्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। तो अभी एक बहुत लंबी जर्नी बाकी है। एंड दूसरा एक मैं बोलूँगा यार्डस्टिक है पेनिट्रेशन का। तो म्यूचुअल फंड जो है ऑफ कोर्स जहाँ भी हम पहुंचे हैं आज बहुत बड़ी ग्रोथ है, बट हमारा पेनिट्रेशन अभी 4% है। और वही एक रेशियो अगर आप डेवलप्ड नेशंस का देखेंगे तो दिस नंबर इज 17%, यानी कि इन 4 टाइम्स ग्रोथ यहाँ भी बाकी है। तो अभी ये जर्नी स्टार्ट हुई है और बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं इंडस्ट्री की ट्रेड बॉडी है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो एमफी का एक मिशन स्टेटमेंट है और ये पब्लिकली अवेलेबल है, हमारे जो ऑडियंस है कभी भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने एक मिशन स्टेटमेंट जारी किया है 2047 का, व्हेन इंडिया वुड बी सेलिब्रेटिंग इट्स 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 2047 का जो मिशन स्टेटमेंट कहता है कि बॉस देयर गोना बी 200 म्यूचुअल फंड। आप अभी 48 की बात कर रहे हैं तो 200 म्यूचुअल फंड का प्रोजेक्शन है। 2700 लाख करोड़ एयूएम का एक्सपेक्टेशन है एमफी का ग्रोथ रेट में कि वहाँ पे एयूएम होगा। तो मैं पहला पार्ट आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करता हूँ। सेकंड, थैंकफुली अब ये क्वेश्चन ना रितेश बहुत कम पूछा जाता है हमसे कि वाई म्यूचुअल फंड। एंड म्यूचुअल फंड सही है, एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन है, और खाली कैंपेन एक एड कैंपेन नहीं है वो, यू नो एक मिशन है, एक विजन है, और इन्वेस्टर्स ने इसको बहुत अच्छे से समझा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ट्रांसपेरेंट है, म्यूचुअल फंड कंप्लीटली रेगुलेटेड है, म्यूचुअल फंड्स लिक्विडिटी ड्रिवन है। एवरीथिंग जो आप कहते हैं ना ट्रू टू लेबल, जो आपको हम बोलते हैं, जो आपको दिखता है ना, वही उसका कंटेंट में है। अगर रिस्क फैक्टर्स, अगर मैं अपने ऑडियंस को, एक थोड़ी मजाक की बात होती है कि हर जगह वो रिस्क फैक्टर्स लिखे होते हैं, तो कभी आपने सोचा है क्यों लिखे होते हैं रिस्क फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर्स लिखने के लिए होते हैं कि आप इसको समझिए, आप इसको जानिए। इसका ऑपोजिट होता था गए जमाने में। पुराने जमाने में, मेरे को 30 साल होने जा रहे हैं इंडस्ट्री में, पहले क्या होता था, मैं हूं ना, करेक्ट, अरे कुछ चिंता मत करिए, आपको आएगा 12% का इंटरेस्ट, मैं हूं ना, राइट। और मैं नाम नहीं लूंगा किसी ग्रुप का, संस्था का, इंडिविजुअल का, करे इनके तो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, इनका तो इतना रियल एस्टेट का लैंड बैंक है, इनके तो अखबार हैं, और क्या है क्या नहीं, मैं हूं ना। ये कॉन्सेप्ट कहता है मैं नहीं हूं। प्लीज समझिए, मार्केट में रिस्क है, उसको रिस्क मिटिगेट करने के लिए आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आर विराट जैसी संस्था है आपकी, आप हेल्प करते हैं अपने इन्वेस्टर्स की समझने में, समझाने में, एंड तब आप इन्वेस्ट करिए। समय लगाएंगे तो कोई रिस्क नहीं है। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड बेहतरीन एक सोल्यूशन है। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नहीं है अपने आप में रितेश, सॉरी मैं ज़्यादा समय लिया है, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है लोगों को। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन प्लान करनी है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। आपको अपना शॉर्ट टर्म में ट्रैवल प्लान करना है, कार बदलनी है, आपको घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, तो म्यूचुअल फंड एक पाइप है। उस पाइप से आप किसी भी, आप घास में पानी डाल सकते हैं, आप एक बरगद के पेड़ में पानी डाल सकते हैं, आप अपने गमले में पानी डाल सकते हैं, आप खेत सींच सकते हैं। तो पाइप एक सोल्यूशन है, अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है। उसके लिए मैं अगेन नाम लूंगा आप जैसी संस्थाओं का कि आर विराट वेल्थ सॉल्यूशन है। आप जैसे लोग हैं जो आप हैंड होल्ड करते हो अपने इन्वेस्टर्स को, बताते हो कहाँ लगाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर एज यू मेंशन कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक पाइप की तरह है कि आप उसमें हर एक पौधे को सींच सकते हैं, हर एक गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई थिंक टू कल्टीवेट और टू फर्टिलाइज द प्लांट, सबसे जो बेहतरीन तरीका है इन्वेस्ट करने का वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि कैसे वो SIPs के थ्रू बेहतर निवेशक बन सकते हैं, और क्या उनको मिस्टेक्स जो है नहीं करनी चाहिए व्हाइल डूइंग SIPs? श्योर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रितेश, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग इट द वे यू हैव आस्क्ड इट टू मी, कि गलतियां कहाँ होती हैं। हम एक सेफली अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे ऑडियंस को आज पता है कि SIP क्या होती है। अमाउंट आपका निश्चित है, डेट आपकी निश्चित है, तो एक डिसिप्लिन है। तो जिंदगी में कोई भी आप मेरे को वॉक ऑफ लाइफ में बताइए, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आप डिसिप्लिन रहोगे और आपको हेल्प नहीं करेगा? इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन रहेंगे, आपको हेल्प करेगा ऑन अ ब्रॉड बेसिस। मैं आपको जो SIP का जो एक्सट्रैक्ट है ना, एक आपको फॉर्मूले के थ्रू बताना चाहूंगा आपके ऑडियंस को, या मैं बोलूंगा इसको 843 फॉर्मूला। 843 फॉर्मूला क्या होता है कि मान लीजिए कि एक SIP है 30,000 रुपीज की आप कर रहे हैं हर महीना, और हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं इस डिस्कशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कि ये SIP 12% की रेट से कंपाउंड कर रही है। ठीक है, 30,000 रुपये महीना और 12% के रेट से कंपाउंड कर रही है। पहला 50 लाख बनने में रितेश 8 साल लगेंगे। देखिए कंपाउंडिंग हर एक कोई बोल देता है चैनल पे आके, कंपाउंडिंग करिए, लॉन्ग टर्म रहिए। मैं आपको निश्चित अवधि बता रहा हूँ, बहुत पेनफुल होता है समय लेडीज एंड जेंटलमैन। 8 साल लगेंगे आपको पहला 50 लाख आने में। एंड नाउ द फन बिगिंस ऑफ कंपाउंडिंग।
दूसरा 50 लाख आने में आपको 4 साल लगेंगे, तीसरा 50 लाख आने में आपको 3 साल लगेंगे, यानी 8, 4, 12 और 3, 15 सालों में मात्र यही एसआईपी का चल रही है आपकी, आपके पास 1.4 करोड़ रुपीज हो जाते हैं, 1.5 करोड़ रुपीज। एंड इसके बाद एवरी थर्ड ईयर, एवरी सेकेंड ईयर यू विल कीप एडिंग 50 लाख रुपीज टू करोड़ एवरी ईयर टू योर किटी। जब आप 20 साल का वर्ष क्रॉस करते हैं, दिस अमाउंट ग्रोस बियॉन्ड 4.5-5 करोड़। तो पर्पस मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आपके पास समय होना बेहद जरूरी है, तभी आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट देख पाएंगे। गलती जो लोग करते हैं लोग एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, लोग करते हैं गलती, लोग एसआईपी रोक देते हैं। एसआईपी को लोग बहुत छोटे अमाउंट का करते हैं, सिंपल कंपाउंडिंग है। और मैं अगेन छोटा एग्जांपल लूंगा आपको, बहुत स्टडीज अवेलेबल है जहां ये बताया जा चुका है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज मच बेटर देन रिटर्न दैट यू अर्न इवन ऑन योर गोल्ड। सोना हर एक कोई समझता है और आजकल ज्यादा समझ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने नियम बनाया है कि हर महीने मैं 50,000 रुपए का सोना खरीदूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी भाव हो, लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 50,000 खरीदूंगा। अगर किसी महीने सोने का भाव गिरता है तो आपको ज्यादा सोना मिलता है, कभी भाव चढ़ता है आपको कम सोना मिलता है। आपका उद्देश्य है सोना इकट्ठा करना और उस सारे सोने को 15वें, 20वें, 10वें साल के एंड में बेचना। तो एसआईपी के माध्यम से आप यूनिट्स इकट्ठा कर रहे हैं और ये यूनिट इज मच बेटर देन गोल्ड। आप इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उद्देश्य है आपका इस पूरे यूनिट के पॉट को 10वें, 15वें या 20वें, 25वें साल में बेचना। एज सिंपल एज दैट। तो पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस, एंड इट्स अ श्योर शॉट काइंड ऑफ, एक मैजिक वॉन्ड नहीं है। समय देंगे आप तो पैसा बनेगा। तो ये दूसरा भी आपका प्रश्न था रितेश, आपने ग्रोथ के बारे में पूछा था कि 29,000 करोड़ हो गया है एसआईपी का नंबर। वो सिंपल है, देखिए इंडिया एक यंग नेशन है। अगर पिछले हम देखें 5 सालों के अंदर, आज की डेट में 5 करोड़ निवेशक हैं म्यूचुअल फंड के, 3 करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो पिछले लगभग 4 साल के अंदर इंडस्ट्री में आए हैं। उसका 50% जो है पार्टिसिपेशन इज फ्रॉम मिलेनियल्स। तो ये जो ग्रोथ है, बिल्कुल इतना अच्छा मैकेनिज्म है। सैलरी आपको मंथली आ रही है, इनकम आपको रेगुलर फ्लो में आती है, एक डिसिप्लिन वे में आप लग जाते हो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के अंदर। तो इसके अंदर आई थिंक ये भी शुरुआत है। ये नंबर भी अभी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा आने वाले 5, 10, 15 सालों के अंदर। दिस विल कंटिन्यू टू ग्रो। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने मेंशन किया कि जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के अप्रोच को काफ़ी डेमोक्रेटाइज कर दिया है कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आप इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके के इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, वहाँ जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में डाउन टर्न आता है या फिर वॉलेटिलिटी आती है, सो जो नया इन्वेस्टर है वो घबरा जाता है, वो अपनी एसआईपीज को स्टॉप कर देता है। सो उन इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या एक एडवाइस रहेगी कि अपनी एसआईपीज को स्टॉप ना करें, या जो लॉस ऑफ फियर है उससे कैसे बचे? रितेश, मैंने अभी पहले एग्जांपल में आपको बहुत क्लियरली बताया 843 रूल के माध्यम से कि अगर कोई भी इन्वेस्टर ये समय देने को तैयार नहीं है, बहुत स्पष्ट तरीके से, पैसा नहीं बनेगा। ओके। तो अगर आप उस प्रोसेस को आप ये समझिए, 1,000 रुपए, अगर सपोज करिए 10,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट करे हैं, नया फंड है और 10 रुपए की एनएवी है, आपको 1,000 रुपए मिलते हैं, करेक्ट। मार्केट में करेक्शन होता है और आपकी एनएवी 8 रुपए पे आ जाती है, वही 10,000 रुपए आपको 1250 यूनिट्स देंगे, एक्सैक्टली, करेक्ट। मार्केट आगे जाता है, एनएवी 12 रुपए हो जाती है, यही आपको आपके 10,000 रुपए, आई थिंक 850 आपको कुछ यूनिट्स देंगे। तो कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है, ये उतार चढ़ाव का, इसी के माध्यम से आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस कम होता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, ये एक मैथमेटिकल रूल है। मैंने पहले ही बोला, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो जब तक इसको लंबे समय तक आप नहीं चलाएंगे, जब मार्केट करेक्ट कर रहा है, तब तो मेरे को यूनिट्स को खरीदना ही खरीदना है दोस्त। यानी जो मैंने सोने का एग्जांपल आपको दिया, मैं बोला कि किसी कारणों से सोना गिर के अगर 70,000 पे चला जाए, तो आप सोने को खरीदोगे ही ना। यस। उसमें कोई गलती नहीं करेगा हमारा इन्वेस्टर। हम बार बार बोल रहे हैं कि सोने से कहीं ज्यादा प्रदर्शन कर चुका है ये एसेट क्लास, जिसको हम इक्विटी बोल रहे हैं, करेक्ट। और उसमें सिंपल, देखिए, कॉमन सेंस अप्रोच टू लॉन्ग टर्म गोल्स, ये हमारा एक मोटो लाइन हुआ करती थी पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में, और एक कॉमन सेंस अप्रोच है यार कि जितना सस्ता है उसको उतना ही आप खरीदोगे ना। तो उसमें आई डोंट नो पीपल कहाँ पे लोग गलती करते हैं। घबराना नहीं है। अगर आपको ये विश्वास है कि इंडिया 2030 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, अगर आपको ये विश्वास है कि पर कैपिटा जीडीपी $5,000 होने वाली है, आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद कीजिए, कहते हैं ना, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। वही अप्रोच रखनी है, वरना पैसे नहीं बनेंगे। जितना आप भूलेंगे तभी पैसे बनेंगे। अपनी वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में इन्वेस्टर्स ही आते हैं, नो वन एल्स। साइकोलॉजी, नथिंग एल्स। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट हमारे इन्वेस्टर्स को समझाया है, और आई थिंक मार्केट टाइमिंग से ज़्यादा ज़रूरी है टाइम इन द मार्केट। टाइम इन द मार्केट ऑलवेज। ओके, सो सर, जब हम बात करते हैं गोल्स की,
So the most important goal which comes to a Indian investor is post retirement and regular income. रेगुलर इनकम, So what is the one advice for the investor like this? कैसे वो अपने रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रितेश, और मैं फिर वही बोलूंगा जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक म्यूचुअल फंड एक पाइप की तरह है। उस पाइप में आप कहाँ पानी देना चाहते हैं, ये आपको निर्णय लेना है। उसमें आप इन्वेस्टर की मदद करते हैं एज अ रिटायरमेंट सॉल्यूशन, या रिटायरमेंट सॉल्यूशन भी क्यों बोले, मैं बोलूंगा बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन हैं जिनको रेंटल इनकम आती है प्रॉपर्टीज से, उनके लिए भी आप समझिए तो सिस्टमैटिक विड्रॉल एक रिवर्स है एसआईपी का। बहुत सिंपल है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ का, कोई भी एग्जांपल आप मान लीजिए, आप उस पर एक निश्चित रूप से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरा जो पोर्टफोलियो है ये लगभग ब्रॉडली 10 से 12% का रिटर्न देगा। तो आप निश्चित कर लेते हैं थोड़ा कंजर्वेटिव होते हुए कि ठीक है 10 से 12 मुझसे अगर एक्सपेक्टेड है, मैं 7% के रेट से या 8% के रेट से विड्रॉल करूंगा, करेक्ट। यानी अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है और प्रेडोमिनेंटली इसके अंदर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड यूज करने चाहिए, इक्विटी से नहीं करना चाहिए, गौर करिएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में होना चाहिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट विड्रॉल के लिए, ताकि आप इक्विटी मार्केट पे डिपेंडेंट ना हो कंप्लीटली, और विड्रॉल रेट कंजर्वेटिव होना चाहिए। बैंक में रखते तो आपको 6% ब्याज मिलता, उससे थोड़ा ऊपर आप 7%, 8% का विड्रॉल कर लीजिए। 1 करोड़ रुपए अगर 8% से आप विड्रॉल करते हैं तो आप जो है 8 लाख रुपए साल निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो आई थिंक ब्रॉडली अराउंड 60 या 65 हजार रुपए महीना। तो अब इसकी खूबसूरती क्या है कि वो जो पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टेड है उसको उतार चढ़ाव होंगे, बट आई एम सेइंग अगर 3, 5, 7 साल प्लस के लिए आप पैसा छोड़ रहे हैं तो इवनली ग्रोथ आपकी आ जाएगी, करेक्ट। तो विड्रॉल कर रहे हैं आप 8% के रेट से, फंड ग्रो कर रहा है आपका सपोज 12 के रेट से, तो ये पैसा आपका वो कॉर्पस कभी खाली नहीं होगा। बहुत से लोग उसको अक्षय पात्र बोलते हैं, ये पात्र कभी खत्म नहीं होगा, करेक्ट। और आपका मंथली इनकम चलता रहेगा। आपको इन्फ्लेशन की तरह ज्यादा जरूरत पड़ गई 2 साल बाद, इस विड्रॉल रेट को बढ़ा दीजिए, 9% कर दीजिए। आई थिंक एक वंडरफुली स्ट्रॉन्ग टूल है सिस्टमैटिक विड्रॉल, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अंडर यूटिलाइज्ड है। मैं आपको फिर एग्जांपल दूंगा, जनरली एग्जांपल आप प्रश्न भी पूछते हैं रिटायरमेंट के लिए, मैंने आपको टच बेस किया, बहुत बड़ा हमारे एक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, रियल एस्टेट से बहुत प्यार है हमारे देश में लोगों। अरे आप रेंटल इनकम लेते हो ना यार, प्रॉपर्टी को खरीदना मुश्किल, प्रॉपर्टी को बेचना मुश्किल, हैवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट। कितने ही हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स आज की डेट में अपने जो प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को रियलाइन कर रहे हैं। आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा रियल एस्टेट मत रखिए, अरे 4-4, 6-6 प्रॉपर्टीज हैं, लोग 1 या 2 प्रॉपर्टी रख करके बाकी लिक्विडेट कर रहे हैं, ट्रेंड है ये। आप प्राइवेट बैंकिंग सेगमेंट में बात करेंगे, ट्रेंड है, लोग उनको सेल ऑफ करके उस मनी को फाइनेंशियल एसेट में रख रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। मनी इज अवेलेबल व्हेनेवर यू वांट, क्लिक ऑफ अ बटन, लिक्विडिटी अवेलेबल, मोर टैक्स फ्रेंडली, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी, करेक्ट। आप सोचिए तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड शिफ्ट ले रहा है हमारे कंट्री में, थैंकफुली शिफ्ट ले रहा है, लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो लोगों का रुझान है टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड, हमने पहले भी बात करी, बढ़ रहा है, एंड आई थिंक सपोज पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस एसडब्ल्यूपी सूनर और लेटर। आप बताएंगे ना यार, अब विराट का काम ही यही है, लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना, और लोगों को बताइए आप सिस्टमैटिक विड्रॉल के बारे में। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने मेंशन किया कि एज अ इन्वेस्टर आपके पास हर एक असेट का होना जरूरी है, व्हिच मींस कि इन्वेस्टर शुड हैव असेट एलोकेशन इन प्लेस। सो कैसे एक असेट एलोकेशन एक इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन हो सकता है व्हेन जब पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिटर्न की बात आती है? ओके रितेश, देखो क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट जो है पूरी साइकोलॉजी है यार। या तो लोग बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा रहे थे, अब बैंक फिक्स डिपॉजिट से हमने इंडस्ट्री ने बहुत मेहनत करी, हम समझ गए म्यूचुअल फंड्स 1 या 2 साल के अंदर लोगों ने बड़े देखे यार 25%, 35%, 40% रिटर्न आ रहे हैं, तो लोगों ने बोला कि यार इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है, करेक्ट। आप 100 रुपीज में से लोग 60, 70, 80 रुपीज आपने इक्विटी में लगा दिए। लेकिन ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसा तो लोकेशन बहुत सिंपल सा रूल है, तो पुरानी कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। हम पहले जब जाया करते थे घर से तो ऑफ कोर्स स्पेशली मदर्स बोलती थी बेटा सारा पैसा एक जगह मत रखो। ट्रेन से ट्रैवल होता था कि थोड़ा आप पॉकेट में रखो, थोड़ा वॉलेट में रखो, थोड़ा सूटकेस में रखो, सिंपल सी चीजें होती थी। तो वही अप्रोच है कि हाँ रियल एस्टेट बहुत जरूरी है, घर होना चाहिए रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी जरूरी है, एसेट क्लास है, गोल्ड एसेट क्लास है, जीरो नहीं बोल रहे हैं, होना चाहिए। सबसे शुरुआत में बोलना चाहिए उनको बैंक, आपको लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी से ऊपर आपको इनकम जनरेशन चाहिए, फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, करेक्ट। उसी तरीके से एक स्टेप अप लेडर बना लीजिए आप, बिल्कुल जीरो रिस्क एसेट से लेते हुए आप रिस्क के मैट्रिक्स पे आगे चलते जाएं या ना अलोकेट करें। अनफॉर्चुनेटली इसका मैं पर्सनली कोई थंब रूल नहीं देना चाहता, क्योंकि वो काम आपका है। अगर मैं आपका क्लाइंट हूं तो मेरा कितना कैश फ्लो है, मेरा रिटायरमेंट कब निश्चित है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, तो आप मुझे बताते हो कि मोहित
आपका इतना फिक्स इनकम होना चाहिए, इतना आप हाइब्रिड में रखेंगे, हम इतना इक्विटी में रखेंगे, इक्विटी में इतना हम डाइवर्सिफाइड फंड में रखेंगे, और इतना ये सेक्टर और थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी वहां रखेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो वो मैं ये बोल दूं थंब रूल की सभी जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए एक ही रूल होना चाहिए, गलत होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक बहुत फेमस स्टडी है जिसमें ये तय हुआ, आई थिंक 2000 में पब्लिश हुई थी ये, कि 90% आपका वेल्थ क्रिएशन होता है विद प्रॉपर एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि अगर बहुत ब्रॉड टू एसेट मान लीजिए, इक्विटी एंड डेट, सिंप्लीफाई करने के लिए हम और नहीं ऐड कर रहे हैं, कि मेरा था 60% 70% इक्विटी 30% डेट। मार्केट में राइज आया और इक्विटी मेरी 70% से हो गई 85% और डेट रह गया 15%। तो ये जो रूल मैंने आपको बोला वो बोलता है कि आप रीअलाइन करके वापस 60 पे आइए, 15% आप एसेट अपने इक्विटी से निकालिए, वापस उसमें आइए, एंड कम बैक टू 65-35 दैट वाज द एलोकेशन यू हैव डिसाइडेड ऑन, तब पैसा बनता है। तो बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ओवरबोर्ड होने की जरूरत नहीं है। तो एसेट एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि सर ने मेंशन किया कि जब भी आप कुछ भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो बी क्लियर एंड बी ट्रांसपेरेंट विद योर बैंक बैलेंस, विद योर एडवाइजर और द बहुत जरूरी है। एक बात ऐड जरूर करना चाहूंगा इसके अंदर, हमारे यहाँ जो देश में अभी लोग हैं वो रिवर्स साइड पे है। हाँ। अभी क्या बढ़ा हुआ है हमारे पास, अगर टोटल सेविंग का डेटा आप इंडिया का अगर देखेंगे, आई थिंक 860 लाख करोड़ कुछ डेटा है, उसका 65 to 70% allocation is in bank deposit, real estates, right, and insurance. Oh, that's huge numbers है। सोच रहे हैं आप? हाँ। तो अभी तो लोगों को जर्नी दूसरी तरफ से इधर आना है हाँ। कि हर चीज का आंसर बैंक एफडी नहीं है, हर चीज का आंसर जमीन या रियल एस्टेट नहीं है। करेक्ट? So moving forward with the conversation, as you are associated with Franklin Templeton from last 26 years, and I want to know a equity process or a philosophy which you guys use at your company. So can you put some light on the process which you are using? Definitely, नितेश, हम बोलते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप फंड से पहले आपको फंड हाउस सेलेक्ट करना होता है। बिल्कुल। तो ये जो स्टोरी है ना, हम बोलते हैं इसको दिस 5P मेट्रिक। 5P क्या है? पहला P है पीपल। लोग कौन है भाई? आर दीज पीपल, आर दे गिविंग यू कॉन्फिडेंस? टिक बॉक्स। प्रोसेस क्या है? मैं आऊंगा आपके प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस है भी कि नहीं, डॉक्यूमेंटेड है क्या? आई कैन रन यू पास थ्रू माई प्रोसेस। फिलोसफी, अगेन कोई फिलोसफी है भी कि नहीं? पीपल, प्रोसेस, फिलोसफी। 4th P है आपका पोर्टफोलियो, 5th P है परफॉर्मेंस। तो ये 5P का एक कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, तब आप एक फंड हाउस को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए आपको। विद इन दैट मैं आपको बोलता हूँ प्रोसेस, वी आर कंप्लीटली प्रोसेस ड्रिवन फंड हाउस। तो आपने इक्विटी के बारे में पूछा है, तो उसके अंदर दो चीजें हैं। एक है फ्रेमवर्क, उसको हम बोलते हैं QGSV फ्रेमवर्क। ओके। यानी कि जितने भी यूनिवर्स है हमारे स्टॉक्स का, जो हमारी एनालिस्ट और हमारे पोर्टफोलियो में देखते हैं, उसको एक पैरामीटर पे जज किया जाता है, एक फिल्टर लगाया जाता है क्वालिटी का। ओके, ठीक है ना? क्वालिटी बहुत सिंपल है समझना, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं समय की बचत करने के लिए। क्वालिटी, वो जो क्वालिटी स्टॉक्स आपने सेलेक्ट करे, उनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। बहुत अच्छी कंपनी है, हाई ऑन क्वालिटी है, बट अगर ग्रोथ नहीं है तो पोर्टफोलियो कट पे नहीं आएगी वो। QG, दो मैंने पैरामीटर बोल दिए। सस्टेनेबिलिटी, वो जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। करेक्ट? वो 6 महीने के दिख रही है, साल भर की दिख रही है, 3 या 5 साल की दिख रही है। तो क्वालिटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, एंड इन सब अगर आपने शॉर्ट कर लिया तो वो एक वैल्यूएशन पे अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ से मेरी एक सब थ्योरी निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं गार्प। ओके, गार्प एक एक्रोनिम है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। सब कुछ सिलेक्शन हो गया, हाई क्वालिटी स्टॉक है, सस्टेनेबल अर्निंग है, राइट, ग्रोथ स्टॉक है, वैल्यूएशन भी आपका बना हुआ है, ठीक ठाक वैल्यूएशन मतलब आ गया, प्राइस तो रीजनेबल मिलेगा मेरे को, तभी मैं इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना पाऊंगा। एग्जैक्टली। तो दीज टू, वन फ्रेमवर्क एंड एन आइडियोलॉजी स्ट्रिक्टली वी फॉलो एट फ्रैंकलिन टेम्पलेटन। इसलिए आप देखोगे 3 फंड्स हैं हमारे, मेरा लार्ज कैप फंड, मेरा मिड कैप फंड, मेरा फ्लेक्सी कैप फंड, जिनके 30 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है। इनफैक्ट मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी लास्ट ईयर बिफोर लास्ट, हमारा जो लार्ज कैप फंड है और जो हमारा मिड कैप फंड है, इनके ऊपर देयर इज स्टैम्प पब्लिश्ड। यस सर, I also received the stamp. You received the stamp? Yeah. तो of course flexi cap के अब 30 साल पूरे हुए हैं, and I think it's a very big I think matter of pride for all of us at Franklin Templeton, and people have made tremendous amount of growth. I think the robust framework which you are using जी. is the only long-term story for your funds, जी. and there may be some other frameworks in future which might give more success to the existing funds and the new coming funds. Sure. In last 15 months, I think you guys launched 8 products, and again this month one of your new product is coming, that is Franklin India Multi-Factor Fund. जी. So sir, क्या होते हैं multi-factor funds and how Franklin is coming with a different approach Sure. in this particular
प्रोडक्ट कैटेगरी? थैंक्स रितेश फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। तो यस, मल्टी फैक्टर फंड हम लॉन्च कर रहे हैं 10th ऑफ नवंबर से। और मल्टी फैक्टर फंड से बियॉन्ड मैं आपको और अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हम इस फंड के माध्यम से अपनी बहुत बड़ी एक ग्लोबल कैपेबिलिटी लेके आ रहे हैं इंडिया में। समझिएगा इस चीज को, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक ग्लोबल संस्था है और इस ग्लोबल संस्था के अंदर क्या है, इस अम्ब्रेला बोले अगर हम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ब्रांड को, इसके अंदर स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स बोलते हैं। यानी कोई एक स्पेशलिस्ट ग्रुप है जो प्राइवेट मार्केट के स्पेशलिस्ट है, एक ग्रुप है जो ऑफ कोर्स पब्लिक इक्विटी के माहिर हैं, फिक्स इनकम के माहिर हैं, हेज फंड के माहिर हैं, एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ग्रुप। ये ग्रुप 20 साल पुराना है और ये केवल एक्टिव क्वांट स्ट्रैटेजी करता है। तो रितेश, ये इतना एक्साइटिंग है ये क्षेत्र जो है मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग का, और इंडिया के लिए बहुत नया है और इसके लिए आपको बहुत डीप इन्वेस्टमेंट्स चाहिए कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए। सोचिए डेटा एनालिटिक्स जो आज की डेट में हम सुन रहे हैं, मशीन लर्निंग और एआई टूल्स कोई नया चीज नहीं है, करेक्ट? एआई डेफिनेटली अब सरपास कर रहा है नए माइलस्टोन्स, बट ये जो पूरा प्रोसेस है, जो टीम है ना, 25 लोगों की टीम है रितेश, इस 25 टीम के अंदर 14 लोग केवल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, आप विश्वास मानेंगे। 5 लोग हैं जो फैक्टर स्पेशलिस्ट हैं, वो केवल उनका कोर जॉब केवल फैक्टर को एनालाइज करना है, और 6 मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं। So it's a blend of technology plus human. एब्सोल्युटली, टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन। और ये टीम $28 बिलियन मैनेज करती है। इंडिया से भी लगभग 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं आई एम सो एक्साइटेड, इस कैपेसिटी को लेके मैं इंडिया में आ रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 4 ब्रॉड फैक्टर्स हैं इसके अंदर, क्वालिटी है, ग्रोथ है, सेंटिमेंट बोलते हैं मोमेंटम को, और एक है ऑल्टरनेटिव। और इन 4 ब्रॉड फैक्टर्स के अंदर आप नेचुरली नेक्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर लगाते हो। ये किस सेक्टर से आते हैं, इनका साइज क्या है, इनमें रिस्क क्या आपका फिल्टर है, एंड ऑफ कोर्स वैल्यूएशन। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक मेट्रिक है जो 4x4 ग्रिड के अंदर एक एक स्टॉक इन फैक्टर से होकर गुजरता है। तो 4 ब्रॉड फैक्टर्स और 40 सब फैक्टर्स हैं नितेश। तो एज अ लेमैन, मैं भी लेमैन हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट है जो हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल है, एंड जो हम परफेक्ट कर चुके हैं ओवर लाइफ ऑफ 20 years, आई एम ब्रिंगिंग द सेम मॉडल टू इंडिया। तो नेट एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड होगा ये, करेक्ट? बकेटेड है ये थीमेटिक के अंदर, बिकॉज़ दैट्स द रेगुलेटर्स रूल, बट अप्रोच पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, एंड 75+ स्टॉक्स होंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड टू यू, देयर इज अ फंड मैनेजर ऑलरेडी, मिस्टर अरिहंत जैन इज द पोर्टफोलियो मैनेजर। 10th of November onwards it's available as an NFO up to 24th, and we are very excited for this launch because in true sense after long time हम अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी को इंडिया में ला पा रहे हैं इस फंड के माध्यम से। बिल्कुल सर, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आर बिकमिंग ग्लोबल एस्पेक्ट फॉर इन्वेस्टर्स, एंड डेफिनेटली दिस फंड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ we are very sure about it. डेफिनेटली सर। सर अब आखिरी में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, सवाल नहीं माफ कीजिएगा, एक रैपिड फायर है आपका के साथ में, तो आपको जल्दी से जवाब देना है सर। बिल्कुल। एक्टिव फंड्स या पैसिव फंड्स? 100% एक्टिव फंड। इक्विटी या गोल्ड? एब्सोल्युटली इक्विटी। एसआईपी या लमसम? ऑलवेज एसआईपी। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया में? या कोई एक तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ पहाड़ों पे कहीं भी ले जाओ यार। मुझे लद्दाख बहुत पसंद है। ओके, सो फिजिकल बुक्स या ऑडियो बुक्स? आई एम मोर ऑडिटरी पर्सन। ओके, सो ऑडियो बुक्स, राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल कन्वर्सेशन। जिस तरीके से हमने इकोनॉमी से लेके इन्वेस्ट तक की बात करी, एसआईपी से लेके एसडब्ल्यू तक की बात करी, आई थिंक आपके जो आंसर्स थे वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आसानी करेंगे टू मेक डिसीजन। थैंक यू सो मच रितेश फॉर हैविंग मी, एंड जो भी बोला है वो दिल से बोला है। और वही इंडिविजुअली मेरी अप्रोच रहती है और वही फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की अप्रोच होती है कि जो बोले हैं ऑफ कोर्स दैट शुड हैव मीनिंग एंड दैट शुड हेल्प आवर इन्वेस्टर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन द शो। थैंक यू।